हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म में इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखना सीखेंगे। तो जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आपने देखा होगा कि अगर पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू सी वन एक इक्वेशन दे रखा है तो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन होता है। यहाँ पर मैंने C1 क्यों लिया है, क्योंकि आगे जब मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा तो इस C1 को मैं C में चेंज कर दूंगा। और ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्यों है, क्योंकि ये X में फर्स्ट डिग्री का है, डिग्री 1 का है, Y में भी डिग्री 1 का है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि P, Q, C1 ये सभी रियल नंबर्स हैं। तो ये तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 8 और 9 में भी देखा होगा कि ये हो गया इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब हमें इसी इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर z के टर्म्स में लिखना है। z क्या होता है? z होता है x प्लस आई वाई। तो क्या हम लोग x को z के टर्म्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि z बार जो होता है वो क्या हो जाता है? x माइनस आई बाई। z बार क्या हुआ? उस z का कॉन्जुगेट। तो आप यहाँ से ये तो जानते ही हैं कि x क्या हो जाता है? z प्लस z बार बाई 2। और y क्या हो जाता है? y हो जाता है z माइनस z बार बाई 2i। अब इसी x और y की वैल्यू को आप इस ओरिजिनल इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस इक्वेशन के साथ हम लोग खेलते हुए बड़े हुए हैं उस इक्वेशन में x और y की जगह ये z और z बार वाला जो एक्सप्रेशन है ना उसको पुट कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा? p इंटू एक्स की जगह लिखिए z प्लस z बार बाई 2 प्लस हो जाएगा q इंटू z माइनस z बार बाई 2i। दिस इज इक्वल टू C1। अब आप क्या करिए, अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि 2 इधर भी डिनोमिनेटर में इधर भी है, तो LHS और RHS दोनों साइड 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इस 2 को हम लोग इधर ले आएँ तो 2C1 हो जाएगा। 2C1 एक नया कांस्टेंट हम लोग उसका नाम दे देते हैं C, इसलिए मैंने यहाँ पर C1 लिया था क्योंकि आगे मैं एक दूसरे कांस्टेंट C में इसको कन्वर्ट कर दूंगा। अब रही बात LHS में z भी है, z बार भी है, तो z हम लोग कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इधर से तो मिलेगा p, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा? 1/i है, तो 1/i को हम लोग माइनस आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये दूसरा टर्म मिल जाएगा माइनस QI। तो आप ये सब मैनिपुलेशन करिए तो आपको क्या मिल जाएगा? p माइनस आई क्यू इंटू जेड प्लस z बार वाले को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से तो मिलेगा p। अब यहाँ पर देखिए क्या टर्म है, अब सिंपल मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं है, माइनस 1/i है ना, और साथ में q है, तो माइनस 1 क्या होता है? आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर बाई आई हो गया i, और q तो है ही, तो z बार के साथ हमें मिलेगा p प्लस आई क्यू, और ये 2 इधर आ गया तो 2C1 को हम लोग c लिख देते हैं। तो इक्वेशन देखिए आपको ये मिल गया, p माइनस आई क्यू इंटू जेड प्लस जेड बार इंटू दिस इज इक्वल टू c। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ये कैसे आया? सिंपली आप x की जगह z प्लस जेड बार बाई 2 लिख दीजिए, y की जगह z माइनस जेड बार बाई 2y लिख दीजिए। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करिए, z वाले टर्म्स को एक साथ लाइए, z को कॉमन लीजिए, जो भी टर्म्स हैं उसको ब्रैकेट में लिखिए तो आपको ये मिल जाएगा। अब हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए, ये तो p प्लस आई क्यू तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, p माइनस आई क्यू भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो इस p प्लस आई क्यू को हम लोग एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ लिख देते हैं, b कर देते हैं, क्योंकि c यहाँ ऑलरेडी यूज हो गया है तो b कर देते हैं। तो अगर ये p प्लस आई क्यू b हो गया तो p माइनस आई क्यू क्या हो जाएगा? b बार, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, b बार z प्लस z बार इंटू बी, दिस इज इक्वल टू c। तो ये जो नया इक्वेशन आया ना, ये है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, इसको आत्मसात कर लीजिए, इसको थोड़ा एसिमुलेट करिए कि ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में इक्वेशन ऑफ अ लाइन तभी होगा जब उस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। उसमें z का भी एक टर्म होगा और z कॉन्जुगेट का भी टर्म होगा। अगर कहीं आपको रैंडमली कोई इक्वेशन ऐसा दिख गया कि 4z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन होगा? नहीं होगा। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन होने के लिए उसमें पहली बात तो z का भी टर्म होगा और z कॉन्जुगेट का भी टर्म होगा, और z कॉन्जुगेट के साथ अगर कोएफिशिएंट है b, तो ये b तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा b कॉन्जुगेट। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि ऐसा ही होगा, एक के साथ होगा b तो दूसरे के साथ b कॉन्जुगेट होगा, z कॉन्जुगेट के साथ होगा b और z के साथ होगा b कॉन्जुगेट। और ये c देखिए क्या है, ये c तो रियल नंबर है ना, ये c क्या था? c था 2 टाइम्स C1, और C1 तो हमने इनिशियली देख ही लिया था, ये एक रियल नंबर था, तो ये c जो है वो रियल नंबर है। ये c रियल नंबर क्यों होगा इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं
कि इस पूरे इक्वेशन को आप थ्रू आउट LHS और RHS सब जगह कॉन्जुगेट कर दीजिए, यानी कि यहाँ भी कॉन्जुगेट किया, यहाँ भी किया, तो ऑब्वियसली यहाँ भी करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। मैं दोनों साइड LHS और RHS कॉन्जुगेट लूँ तो ये हो जाएगा BZ कॉन्जुगेट प्लस इधर कॉन्जुगेट लीजिएगा, ये सेकेंड टर्म, इसका बार करिएगा तो क्या मिलेगा आपको Z इंटू बी बार, दिस इज इक्वल टू इधर मिलेगा C बार। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये जो C है और C बार दोनों इक्वल ही है ना, देखिए LHS तो इक्वल हो गया, ये टर्म इक्वल है, ये टर्म इक्वल है, यानी कि C इज इक्वल टू C बार, दिस इम्प्लाइज C इज रियल। तो ये तो बहुत ही ट्रिवियल सा एक प्रूफ हो गया। आप वैसे भी देख रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट किए थे C1 से, C1 एक रियल नंबर था, तो ऑब्वियसली 2 टाइम्स C1 एक जो नया कांस्टेंट C है वो भी ऑब्वियसली रियल नंबर ही होगा। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि जो भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में है तो उसको आप ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम लोग देखते हैं कि इस बी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है। ओरिजिनल लाइन ऑफ इक्वेशन क्या है, ये है। तो अभी भी ये जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है वही चीज़ है ना, बस हमने उसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इक्वेशन तो एक ही है। अगर आप XY प्लेन में लाइन ड्रॉ करिएगा तो सेम लाइन है ना, सेम लाइन का इक्वेशन ये भी है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो जो ओरिजिनल लाइन था हमारा, उसका स्लोप कितना था, इसका स्लोप अगर आपको कोई पूछे तो बहुत आसान है ना, ये क्या हो जाएगा, QY इज इक्वल टू इधर आ जाएगा माइनस PX प्लस समथिंग, यानी कि Y इज इक्वल टू माइनस P/Q इंटू X, यानी कि जो ओरिजिनल लाइन था ये वाला, इसका स्लोप है माइनस P/Q। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर B है उसका स्लोप क्या है, स्लोप बोले तो मान लीजिए कि अगर आप XY प्लेन में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर कहीं रिप्रेजेंट कर देते हैं B को, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर तो अपने आप में एक वेक्टर भी होता है, शुरुआत में मैंने बताया था। तो ओरिजिन से अगर इस B को आप ज्वाइन कर दीजिएगा तो इस वेक्टर B का डायरेक्शन क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, ये PQ कोऑर्डिनेट पे है ना, PQ पे है, तो इस वेक्टर B कहिए या कॉम्प्लेक्स नंबर B कहिए, उसका स्लोप क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर B है P प्लस IQ, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P और Q। इसका मतलब अगर हम लोग ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर B को कनेक्ट कर दें तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, वो ऑब्वियसली आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका स्लोप जिसको हम लोग कहते हैं M, ये हो जाएगा, यहाँ से आप देखिए Q/P, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर B का सिग्निफिकेंस देखिए क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर B यहाँ बैठा हुआ है इसका सिग्निफिकेंस आप देखिए, ये जो B कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको अगर हम लोग वेक्टर के टर्म्स में लिखें तो इसका डायरेक्शन क्या है, इसका स्लोप क्या है, Q/P आएगा ना, Q/P। आप यहाँ से देखिए P प्लस IQ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस वेक्टर का स्लोप क्या हो जाएगा, Q/P। तो आप इसका स्लोप Q/P और माइनस P/Q दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा -1। इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर B है वो इस ओरिजिनल लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो वेक्टर B हम लोगों ने लिखा है ना, दिस इज अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो भी ओरिजिनल लाइन हम लोगों ने इनिशियली लिया है ना, ये वाला PX प्लस QY इज इक्वल टू C1, उस लाइन के परपेंडिकुलर है इस वेक्टर B या कॉम्प्लेक्स नंबर B का डायरेक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर B का डायरेक्शन से कंफ्यूज मत होइए, कॉम्प्लेक्स नंबर B का डायरेक्शन मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कनेक्ट करिए, जो वेक्टर मिला आपको, जो स्ट्रेट लाइन मिला उसका स्लोप। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर B है उसका डायरेक्शन इस ओरिजिनल लाइन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, और ये होना ही था। आप ऐसे भी देखिए कि ये देखिए हमने क्या लिखा है, PX प्लस QY इज इक्वल टू C1, ये एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है X और Y में। जिन लोगों ने 3D ज्योमेट्री अब तक स्टडी कर लिया होगा और उन्हें अगर याद होगा तो वहाँ आपने देखा होगा कि PX प्लस QY प्लस RZ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C, ये किस चीज़ का इक्वेशन होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये हो जाता है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। और ये जो PQR क्या होता है, जिनको याद होगा वो जानते होंगे कि ये जो PQR हो जाता है ये हो जाता है डायरेक्शन रेशियो DR परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। तो अगर आपने एक प्लेन बनाया है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होता है ना, उस डायरेक्शन का डायरेक्शन रेशियो होता है PQR। तो जो 3 डायमेंशन में होता है एग्जैक्टली वैसा ही देखिए यहाँ 2 डायमेंशन में हो रहा है। 2 डायमेंशन में तो आपको लाइन ही मिलेगा। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन अगर x और y में है, PX प्लस QY इक्वल टू C1, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन।
ये P और Q क्या दिखा रहा है? ये P और Q है डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल लाइन। ये जो हमारा ओरिजिनल लाइन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को P और Q रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस B का जो डायरेक्शन है वो लाइन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो लाइन हमारा अगर ये L ये है तो B जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, B का डायरेक्शन ये होगा। तो इस B का सिग्निफिकेंस यही होता है। ये है इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो ये जो B है ना वो B क्या बता रहा है? इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है ये B। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन B है तो लाइन के अलोंग कौन सा डायरेक्शन होगा? हम लोग जानते हैं किसी एक डायरेक्शन में अगर आप I टाइम्स B कर दीजिएगा तो आप 90 डिग्री से घूम जाइएगा। आप प्लस I करिए या माइनस I करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लाइन का डायरेक्शन तो आप कह सकते हैं कि ऐसे भी है ना, इधर भी लाइन है इधर भी लाइन है, तो प्लस माइनस I भी कुछ भी करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइन का तो वही डायरेक्शन होगा। तो B हो गया इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अलोंग द लाइन कौन सा डायरेक्शन होगा? अलोंग द लाइन डायरेक्शन होगा IB। आप IB लिखिए या माइनस IB लिखिए या प्लस माइनस IB लिखिए, सेम डायरेक्शन है। क्योंकि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 + 4i, तो ये वाला डायरेक्शन या -6 - 4i ये वाला डायरेक्शन, दोनों तो अलोंग सेम लाइन ही डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना। अगर आप इसको मानकर बनाइएगा तो ऐसा कुछ बनेगा, इसको मानकर बनाइएगा तो ये लाइन बनेगा, तो लाइन तो सेम है ना। तो इस B का सिग्निफिकेंस समझिए, ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है। और इसी छोटे छोटे पॉइंट से आप जेईई मेंस का जो अभी मैं देख रहा हूँ 2021 का जो फरवरी वाला क्वेश्चन है बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन इस फॉर्म में दे रखा है तो ये जो z बार का जो कोएफिशिएंट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर B है ना, ये आपको बताता है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। परपेंडिकुलर टू द लाइन B हो गया तो अलोंग द लाइन क्या हो जाएगा? प्लस माइनस IB। आप प्लस लिखिए माइनस लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जस्ट कंफ्यूज नहीं होइए, इसलिए मैं इसको अब प्लस ही IB कर देता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम होना है ना। तो प्लस IB इज डायरेक्शन अलोंग द लाइन। अलोंग द लाइन ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा IB, इधर या इधर जो भी कहिए, और परपेंडिकुलर टू लाइन ये वाला जो डायरेक्शन है ये हो जाएगा B का डायरेक्शन। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा देखिए मैं बताता हूँ क्या होगा। जेईई मेंस का जो भी क्वेश्चन है ना उसमें ऐसा ही कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में इक्वेशन दे रखा है, B बार B वगैरह कुछ कुछ दे रखा है, फिर Z दे रखा है, Z बार दे रखा है, कुछ कुछ है, मैं अभी आगे आपको सॉल्व करूंगा। तो इसको सॉल्व करने का एक ब्रूट फोर्स मेथड ये होता है कि आप हर जगह z की जगह x + iy लिखिए और फिर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर b दे रखा है, b बार दे रखा है, उससे मल्टीप्लाई करिए। वैसे करिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, कम से कम आपको 5 से 6 मिनट लगेगा। लेकिन अगर आपको फाइंड करना है कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में इक्वेशन दे रखा है इसका कोऑर्डिनेट के टर्म्स में xy के टर्म्स में क्या इक्वेशन होगा, अगर आपको ये फाइंड करना है तो देखिए उसको फाइंड करने का बहुत आसान तरीका क्या है। सुपर फास्ट मेथड है, ये आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेगा। देखिए सुपर फास्ट मेथड क्या है। सबसे पहले तो उस इक्वेशन को आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। ध्यान रखिए कि इधर जो C है वो रियल होना चाहिए। कभी कभी ट्रैप में आपको फंसाने के लिए क्या कर देंगे कि C की जगह यहाँ पर I कर देंगे, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। मान लो कुछ ऐसा दे देगा z इंटू सम कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस z बार इंटू सम कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज इक्वल टू 4i, और बोल रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। तो क्या करिएगा, इस i को हटाने के लिए हर जगह i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4i² हो जाएगा -4। तो अब ये तो रियल नंबर हो गया ना। तो अब जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिला ना वो हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो सबसे पहले तो आप ये करिएगा कि इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लीजिए। वहाँ से आपको z बार, z कॉन्जुगेट का जो कोएफिशिएंट मिला b, उसको देखिए क्या है, उस b को i से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो IB का जो डायरेक्शन है आपको डायरेक्शन ऑफ द लाइन मिल गया, यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन मिल गया। तो IB से आपको क्या मिला? m ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन मिल गया। अब आपको स्लोप ऑफ लाइन मिल गया। अब आप ये करिए कि इसमें ये जो इक्वेशन है इसमें x = 0 मान करके या y = 0 मान करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो x = 0 मान करके जैसे ही आप सॉल्व करिएगा तो इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाएगा ना। x = 0 यानी कि हम लोग y इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं। x = 0 करते हैं किसी इक्वेशन ऑफ अ लाइन में तो आपको क्या मिलता है? y इंटरसेप्ट मिलता है। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग x = 0 कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा iy इंटू b बार प्लस यहाँ मिल जाएगा -iy इंटू b दिस इज इक्वल टू c। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
LHS में रियल पार्ट ही बचेगा, इमेजिनरी पार्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगा, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि आपको y इंटरसेप्ट मिल गया। तो किसी लाइन का अगर आपको स्लोप मिल जाए, y इंटरसेप्ट मिल जाए, तो लाइन तो मिल गया ना, सीधा सीधा है ना। y इक्वल टू mx प्लस c वाला जो फॉर्मूला होता है, उसमें ध्यान रखिएगा ये c अलग है, इसका नाम कुछ C1 या कुछ नाम D कर देते हैं। तो आपको अगर किसी लाइन का स्लोप मिल गया, m मिल गया, उसका y इंटरसेप्ट मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन तो खटाक से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये फास्ट तरीका है हाउ टू सिंप्लीफाई दिस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इनटू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इक्वेशन। तो अगर क्वेश्चन में इस फॉर्म में दे रखा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में, तो उसको अगर आपको फाइंड करना है x और y के टर्म्स में, तो आसान तरीका ये होता है कि पहले तो इस b से का यूज़ करके IB फाइंड करिए। IB मतलब डायरेक्शन अलोंग द लाइन, यानी कि आपने स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर लिया। स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर लिया, उसके बाद इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 करिए। x की वैल्यू 0 करिएगा तो आपको y इंटरसेप्ट मिल गया, y इंटरसेप्ट मिल गया, स्लोप ऑफ लाइन मिल गया, तो खटाक से आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। वो जो ब्रूट फोर्स वाला मेथड है ना कि z की जगह x प्लस आई वाई लिखो, फिर यहाँ b बार से मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पर x माइनस आई वाई लिखो, फिर b से मल्टीप्लाई करो, फिर इज इक्वल टू c करो, ये लंबा मेथड है। ऐसे करिएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आप x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप y इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x इंटू बी बार प्लस x इंटू बी, दिस इज इक्वल टू c। इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, x इंटरसेप्ट मिल जाएगा कि कहाँ पर x एक्सिस को वो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर आपको वो वाला पॉइंट मिल गया कि x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, स्लोप भी मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन तो खटाक से आप लिख सकते हैं।